रात को डिनर के वक्त अचानक से लान चेरे ने एक अनाउंसमेंट कर दी। बस 2 दिन बाद ही लान वांगची 18 साल का हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जबकि यहाँ आ ही चुके हो तो बस और 2 दिन यहीं पर रह जाए और वांगची के जन्मदिन के उत्सव में शामिल हो। ये बात सुनकर सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। वेन रोहान ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो हम भी रुक जाते हैं। इस बात पर सभी ने हामी भरी। डिनर खत्म होने के बाद सभी बड़े लोग आपस में बातें करने लगे। तभी मैडम यू ने बच्चों से कहा, बहुत बातें कर ली तुम लोगों ने, अब वीवूशान को उसके कमरे में ले जाओ। जी माँ, यानली ने कहा और वो वहाँ से वीवूशान को लेकर चली गई। यानली वांगची को वहाँ से लेकर चली गई। फिर बाकी सभी बच्चे मस्ती मजाक करते हुए वीवूशान के साथ जिंगशी की तरफ चलने लगे। उनमें जंगशा, जियांग यानली, जिन जुशियान, जिन मिंग्यो, लान सिचेन, ने होयसांग, वेनचिंग, वेननिंग ये सभी शामिल थे। तभी होयसांग धीरे से वांगजी के कान में खुसफुसाया, ब्रदर वी, ऑल द बेस्ट। वैसे आपको अनुभव तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन असली वाला पहली बार लेने जा रहे हो तो सब कुछ अच्छे से करना। होयसांग इतने पे कहाँ रुकने वाला था, वो तो विंग को आगे भी चढ़ाने वाला था, पर तभी जंगशा बीच में आ गया। उसने कहा, ने होयसांग, तुम वांगजी के कानों में क्या कह रहे हो? चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना यही रह जाओगे। होयसांग ने तो मुंह बना लिया, पर फिर वो भी सबके साथ चलने लगा। थोड़ी और देर तक चलने के बाद आखिरकार वो सभी जिंगशी पहुंच गए। सभी लोग वांगजी और विंग को दरवाजे तक लेकर आए। फिर लान सिचन ने कहा, वांगजी, मास्टर वी, अब आप दोनों रूम में चले जाइए। वांगजी और विंग दोनों अंदर चले गए। बाकी सभी लोग वहीं से उन्हें अलविदा करके चले गए और अब वांगजी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बस एक आखिरी बार लान सिचेन और यानली की तरफ देखकर। दरवाज़ा तो बंद हो गया। सभी लोग वहाँ से जाने लगे, पर होयसांग कूद कूद कर ऊपर से कुछ दिख रहा है क्या, ये देखने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा करते हुए पेंचिंग ने देख लिया और उसे पूछ लिया, राजकुमार ने, ये आप क्या कर रहे हो? तभी बेशर्म होयसांग अपने ही धुन में बोल पड़ा, मुझे देखना है कौन टॉप है और कौन बॉटम। ये बात सुनते ही वहाँ पर सबके चेहरे लाल हो गए और वेंचिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने तुरंत कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी उन दोनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो। पर होयसांग ने वेंचिंग की बात नहीं सुनी। वो फिर भी देखने की कोशिश करने लगा तो जंगशा ने उसके बम पर जोर से लात मारी। फिर वेननिंग और जंगशा ने मिलकर होयसांग को वहाँ से खींच लिया और वेंचिंग भी बाकी सबको लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ वेडिंग चैम्बर में अंदर आने के बाद वांगची बेड पर बैठ गया और विंग दरवाज़ा बंद करके उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने लांझा के करीब बैठते हुए कहा, लांझा, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया। लांझा, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब कब और कैसे हुआ, पर मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है गुस्सू के एंट्रेंस पे, तभी से मेरे दिल ने तुम्हारे लिए धड़कना शुरू किया। मैंने तो सोचा था कि हम अंदर आएंगे, दोस्त बनेंगे, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा, पर तुमने हमें अंदर आने से ही मना कर दिया और एक तरह से हम दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया। उसके बाद हमारी लड़ाई भी हुई, पर मैं तो बस तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था, तुमसे बातें करना चाहता था, इसलिए मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था। पर पता नहीं क्यों, जितना मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता उतना तुम मुझे इग्नोर कर देते। पर हमारी किस्मत तो देखो, आज मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ। पर बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, चाहे शरीर जो भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर विंग वांगजी के सामने घुटने के बल बैठा और बोला, आज वेडिंग ड्रेस में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांगजी के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई। उसने कहा, विंग, तुम मुझसे इतनी सारी बातें करते थे, मेरे आगे पीछे घूमते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो? लांझा शर्माते हुए कन्फेस करने लगा, तुम्हारा मेरे आसपास रहना मुझे बहुत पसंद था। तुम्हारी सोच विचार, हर चीज़ को अलग से देखने का नज़रिया, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर मेरे इतने मना करने के बावजूद भी तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यही बात मेरे दिल को भा गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, लांझा ने कहा, पर मैं ये बात कभी कह नहीं पाया
क्योंकि मुझे डर लगता था कि ये बात सुनकर तुम मुझ पर ज़ोर से हंसोगे। वांगजी का इतना कहने की देर थी और विंग सच में बड़े ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा और वांगजी के चेहरे पर जो पाउट बना था वो और भी बड़ा हो गया। उसने कहा, देखा, तुम मेरा मजाक बना रही हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा था। वांगजी उदास हो गया तो विंग ने अपनी हंसी रोक ली। अब विंग लांझा को समझाते हुए बोला, लांझा, दोबारा कोई बात मुझसे मत छुपाना। तुम्हें जो कुछ भी कहना हो तुम सीधे सीधे आकर मुझसे कह सकते हो। जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लांझा, विंग ने कहा। तो लांझा ने भी उसका जवाब दिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग मुस्कुराया और वांगजी के करीब जाने लगा। तभी वांगजी ने उसे रोक लिया तो विंग सोच में पड़ गया। क्या हुआ? उसने पूछा। तो वांगजी ने कहा, विंग, अभी तक हमने वाइन नहीं पी, ये रस्म बाकी है। वांगजी की मासूमियत पर विंग हंस दिया। वहाँ पर लांचरे ने वाइन की जगह चाय रखी थी। दोनों ने अब एक दूसरे को चाय पिलाई और ये रिचुअल भी कंप्लीट हुआ। फिर दोबारा विंग वांगजी के करीब जाने लगा, पर उसके बहुत नज़दीक जाने के बाद जब वो वांगजी की आंखों में देखने लगा तब विंग अचानक से बेचैन होने लगा। विंग अपने चेहरे को ऐसे देखकर उसे प्यार करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब विंग आगे नहीं बढ़ा तो उसने आंखें खोली और विंग को ऐसे दूर जाते हुए देखकर पूछा, विंग, क्या हुआ? विंग ने कहा, लांझा, मैं अपने ही चेहरे को किस करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अब विंग वहाँ से अपने कबर्ड के पास गया और 2 काले कपड़े लेकर आया और आते हुए वांगजी से बोला, वांगजी, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, तो तुम मुझे वी गगा कहकर क्यों नहीं पुकारते? वांगजी के कान लाल हो गए, पर उसने कहा, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलूँगा। विंग ने कहा, लांझा, ये तो गलत बात है ना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें अपने हस्बैंड की बात मान लेनी चाहिए। अब तुम मुझे अब मेरे नाम से नहीं बुला सकते। विंग ने अब वांगजी के पास जाकर उसकी आंखें बांध ली, फिर खुद की भी आंखें बांध ली, वांगजी को अपने सामने खड़ा किया और फिर दोनों में लव मेकिंग हुई। पर इस सब में वांगजी काफ़ी चिल्ला रहा था और बाहर बैठा नेहोसांग कह रहा था, देखा, मैंने कहा ना, लामांगजी ही टॉप बनेगा। क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज़ तो विंग की थी। पर तभी पीछे से जंगशा आया और होयसांग को वहाँ से खींचते हुए बोला, तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो, चलो यहाँ से, इडियट कहीं के। जंगशा होयसांग को खींचने लगा तो होयसांग उसे बोलने लगा, ब्रदर चेंग, थोड़ी देर रुको, देखो तो यहाँ हो क्या रहा है। जंगशा दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ से चलते हो या मैं नियर ब्रदर से तुम्हारी शिकायत करूँ। होयसांग ने कहा, ये गलत बात है ब्रदर सिंह, आप शर्त हार गए इसलिए बहाना बना रहे हो। पर जंगशा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो होयसांग को खींचकर वहाँ से ले गया। उन्हें जाते हुए यानली ने देख लिया और पूछा, आचिंग, ये क्या हुआ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी होयसांग और जंगशा दोनों चुप हो गए और बोले, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक है। करीब आधी रात को विंग और वांगजी पूरी तरह से थक चुके थे। तब उस कमरे में फिर से एक बार रोशनी हुई। पूरा आसमां काले बादलों से घिर गया। ये सब जियांग फेमिया देख रहे थे। उन्होंने कहा, अचानक से मौसम को क्या हुआ? फिर वो मैडम यू को लेकर लांचरेन के कमरे में चले गए, बस इसी उम्मीद में कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह विंग कराते हुए उठा। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने लाल रंग दिखाई दिया, तो वो फटाक से आंखें खोलकर सब तरफ देखने लगा। फिर सोचने लगा, ये मैं कहाँ हूँ? ये तो जिंगशी है, लेकिन इसे इतना सजाया क्यों गया है? तभी उसे याद आया कि कल तो उसकी शादी हुई है। विंग अपने सर पर मारते हुए बोला, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। विंग हंसने लगा। उसका हस्बैंड वांगची उसके सामने ही था, जो उसकी तरफ पीट करके सोया हुआ था। विंग ने तुरंत उसके कमर पर हाथ डाला और वांगची को अपनी तरफ मोड़ लिया, लेकिन जैसे उसने उसका चेहरा देखा वो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो गया और धीरे से बोला, लांछा। पर लांछा अभी भी नींद में था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो विंग जोर से चिल्लाया, लांछा। इतनी तेज आवाज़ सुनकर वांगजी हड़बड़ा कर उठ गया और विंग से पूछने लगा,
विंग, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वांगजी तो घबरा गया था, पर विंग बेड पर उछलते हुए बोला, लांझा, मेरे क्यूट हस्बैंड, ध्यान से देखो, मुझ में कुछ अलग रख रहा है। वांगजी कंफ्यूज हो गया। फिर उसने ध्यान से विंग की तरफ देखा। तभी विंग ने कहा, लांझा, हमारी सोल्स वापस आ गई, मतलब मैं मेरी बॉडी में और तुम तुम्हारी। अब वांगजी ने भी इस बात पर गौर किया। वांगजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और विंग तो उसे देखता ही रह गया। अब उसने खुद को बिल्कुल नहीं संभाला। वो फिर से एक बार वांगजी के ऊपर आ गया और उसे बड़े ही पैशनेटली किस करने लगा। फिर ये किस बस किस नहीं रहा, आगे भी बहुत कुछ हुआ। इतना कि जब वो तैयार होकर बाहर आए, लंच टाइम हो चुका था। दोनों जब डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, लान सिचेन, जियांग एनली, मेंग्याओ, वेनचिंग और वेननिंग ने उन्हें देखकर स्माइल किया। दूसरी तरफ जंगशा और होयसांग के चेहरे पर एक स्मर्क थी, जैसे आंखों ही आंखों में उनकी लड़ाई चल रही हो। वांगजी और वुशियान डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सभी जूनियर्स आपस में इशारों इशारों में बातें कर रहे थे। ये देखकर मैडम यू ने कहा, अब आप लोग खाना भी खाओगे या इशारों से पेट भर जाएगा? वांगजी और वुशियान सभी को इग्नोर करके बड़े आराम से लंच कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त दोनों के पेट में चूहों ने रेस लगा दी थी। लंच खत्म होने के बाद लांचरेन ने कहा, कल वांगजी का जन्मदिन है, इसलिए गुसू में उसकी तैयारियां चल रही है। अगर सभी बच्चे चाहते हैं तो वो सही टाउन जा सकते हैं। अब मास्टर लान वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वेंचाओ ने बोला, वेंशु, चलो यहाँ से, गुसू का ये बकवास खाना खाकर मैं बहुत पक गया हूँ। मैं तो सही टाउन जा रहा हूँ, क्या कोई मेरे साथ चलेगा? ये देखकर लान सिचन ने कहा, मेरे ख्याल से सभी को सही टाउन जाना चाहिए। तभी होयसांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जेवुजुन, क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें? लान सिचन ने कहा, माफ़ कीजिए, पर मुझे यहाँ रुकना होगा, मुझे बहुत काम है। तभी विंग ने वांगजी से कहा, वांगजी, मेरे ख्याल से तुम्हें भी आराम करना चाहिए। वांगजी ने बस हामी सिर हिलाया और अब हांगवनजुन और जेवुजुन वहाँ से चले गए। इधर होयसांग मेंग्याओ के कान में खुसफुसा रहा था, माफ़ करना भाई, मैंने बहुत कोशिश की, पर वो माने ही नहीं। मेंग्याओ उदास तो हो गया था, फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं राजकुमार, हम सभी चलते हैं, हमें हांगवनजुन के लिए गिफ्ट भी तो लाना है। वेन ब्रदर्स तो आगे निकल गए, बाकी ये सभी बच्चे उनके पीछे पीछे जाने लगे। तभी होयसांग विंग के पास आते हुए बोला, भाई वी, आप चल तो सकते हो ना? तो विंग ने उसके कंधे पर हाथ डाला और कहा, आप ये क्यों जानना चाहते हो? तभी होयसांग ने कहा, मेरे ख्याल से आपको राजकुमार लान को लेकर से टाउन जाना चाहिए था, आपने उन्हें भेज क्यों दिया? तभी विंग होयसांग के कानों में बोला, मैं इतने दिनों बाद अपनी बॉडी में वापस आया हूँ, थोड़ी मस्ती तो बनती है। पर मुझे ये बता, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने शरीर में वापस आ गया हूँ? होयसांग ने हंसते हुए कहा, आपकी हरकतों से ब्रदर वी। होयसांग ने कहा, अच्छा चलिए जल्दी चलिए, और आज तो एम्परर स्माइल भी पियेंगे। अब वो सभी वहाँ से आगे चलने लगे। दूसरी तरफ सिचन ने वांगजी से पूछा, वांगजी, तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? मास्टर वी और तुम्हारी सोल वापस कैसे आ गई? वांगजी के कान लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोला, पता नहीं, शायद ये कल रात की वजह से। ओह अच्छा, लान सिचन ने कहा, पर आगे वो कुछ नहीं बोले। यानली, सिचेन और होयसांग तीनों भी समझ गए थे कि इन दोनों की सोल अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गई है। अगले दिन आज वांगजी का जन्मदिन था। वांगजी गोसू के सबसे बड़े हॉल में बैठा था। सभी लोग उसे जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे थे, तोहफे दे रहे थे। सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। तभी उस हॉल का दरवाज़ा खुला और एक नीले रंग की रोशनी अंदर की तरफ आने लगी। सब लोग उस रोशनी को देखकर दंग रह गए। कुछ ही वक्त में उस रोशनी ने एक लेडी का आकार ले लिया और सभी लान लोग अपने घुटनों पर बैठकर अपने एंसेस्टर को प्रणाम करने लगे। उस लेडी ने भी सबको प्रणाम लौटाया और फिर वो वांगजी की तरफ चलने लगी। उसे कंधे से पकड़कर खड़ा किया, फिर उसे जन्मदिन की बधाइयाँ दी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वो लेडी वुशियान और वांगजी से बातें कर ही रही थी। तभी लान चरेन ने पूछा, महागुरु? उस लेडी ने चरेन की तरफ देखकर पूछा, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? फिर वो लान चरेन को शाबाशी देते हुए बोली, चरेन, तुमने बहुत अच्छा काम किया।
अगर ये शादी नहीं होती तो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उनकी बातों से सभी लोग चौंक गए। जिन गुआंगशा मन ही मन बोला, ये कहना क्या चाहती है। तब महागुरु सबको समझाने लगी। वांगजी जब छोटा था उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और उसके बाद उसके पिता भी। इस छोटे बच्चे पर उसका बहुत बुरा असर हुआ। इसने सारी फीलिंग्स को जानना बंद कर दिया। पर वांगजी की किस्मत में एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर बनना लिखा है। पर वो कल्टीवेटर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर सारी फीलिंग्स ना हो। ऐसी फीलिंग्स जो सिर्फ उसका पार्टनर ही उसे दे सकता है। जब तक उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होगी वो अपने शस्त्र को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यह शस्त्र उसके मनोबल पर चलेगा और चाहे जो हो वो सारी काली शक्तियों से लड़कर अपने प्यार और साथ ही साथ पूरी दुनिया को बचाएगा। पर ये सब बातें वांगजी और वुशियान के पल्ले नहीं पड़ रही थी। वुशियान झुककर वांगजी के कान में बोला, ये सब क्या बातें हो रही है। ये सुनकर महागुरु लान ने कहा, आजकल काली शक्तियाँ बहुत बढ़ रही है। वो इंसानों को पपेट बनाए जा रही है जो आगे चलकर और भी इंसानों को अपने कब्जे में करेगी। और इन काली शक्तियों की बढ़ने की वजह है इन लोहा, जिसे सिर्फ लान वांगजी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसकी ताकत भी इन लोहे के बराबर ही है। बस वो यांग एनर्जी से भरपूर है। अगर 18 साल से पहले वांगजी के अंदर प्यार की अपनेपन की फीलिंग्स बढ़ जाती है तो वो अपने पूरी शक्तियों पर कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए मुझे वांगजी की शादी की जल्दी थी, क्योंकि उसके 18 साल पूरे होने से पहले उसे कोई ऐसा मिलना चाहिए जिसे वांगजी दिलो जान से बचाना चाहता हो। उस दिन जब मैंने तुम दोनों को कोल्ड पॉन्ड में देखा तब मुझे समझ आ गया कि वांगजी को कोई ऐसा मिल गया है जिसके लिए वांगजी अपनी जान भी दे सकता है। इसलिए मैंने कोल्ड पॉन्ड से तुम्हें सीधा अपनी गुफा में खींच लिया और तुम दोनों की बेहोश होने का फ़ायदा उठाकर दोनों की सोल एक्सचेंज कर दी, ताकि जो वांगजी शायद पूरी ज़िंदगी में कभी भी तुमसे नहीं कह पाता वो तुम्हारे साथ रहने की वजह से तुम जान पाए। और इसी वजह से तुम्हारे बड़ों को तुम्हारी शादी करने के लिए एक बहाना मिल गया। मैंने उन दोनों पर कर्ज लगा दिया था कि वो दोनों तभी ठीक हो जाएंगे जब वो दोनों एक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं उनके वेडिंग नाइट के दिन वो कर्ज ख़त्म हो गया। लान सिचेन, यानली, हुएसांग ये सब इस बात से बिल्कुल शॉक नहीं हुए थे, पर बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लान शेरेन ने लान सिचेन से पूछा, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था। तो लान सिचेन ने हाँ में सर हिलाया, साथ ही यानली और हुएसांग ने भी। अब बाकी सब तो चुप हो गए। तभी महागुरु ने कहा, अब सब बातें सबको पता चल चुकी है, इसलिए लड़ाई में वक्त ज़ाया मत करो। तुम सभी अब मेरे साथ चलो। अब महागुरु ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन किया और सभी तुरंत उस पोर्टल के ज़रिए गुफा में पहुँच गए। जहाँ पर वो आए वहाँ पर सामने एक सीता रखा था। मास्टर, ये सब क्या है, वी वुशियान बोला। पर तभी वहाँ पर खड़े सभी एल्डर्स के पास से उनके एनर्जी वेपन मतलब मैडम यू की सीढ़ियान, नीमुंगजे के कमर के पास का फ़ैन, जिन गुआंगशाओ के पास की स्वॉर्ड, फैन रोहान के पास की फ्लूट, ये सभी उस सीतर के आसपास घूमने लगे। ये देखकर सभी शॉक हो गए। तभी महागुरु लान बोली, वांगजी, इस सीतर ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम आगे बढ़ो, उसके पास जाओ, उसके साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करो। चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये बात सुनकर वांगजी ने एक बार मास्टर लान की तरफ देखा, फिर अपने भाई की तरफ और फिर हस्बैंड की तरफ। सभी ने उसे प्रोत्साहन दिया तो वांगजी आगे बढ़ा और सीतर के पास बैठ गया। फिर अपनी सारी इमोशंस को उसने याद किया, जैसे कि गुस्सा, जेलसी, खुशी, दुख, प्यार, नफरत, सब कुछ। वांगजी की आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे जितर पर उंगलियां फिरा रहा था। कुछ देर बाद जितर से सच में धुन सुनाई देने लगी। अब वांगजी एक तरह से डीप स्लीप में चला गया। वो जैसे जैसे जितर पर उंगलियां फिराने लगा उसमें से एक बहुत ही मधुर ध्वनि आने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी उंगलियां रुक गई वांगजी भी होश में आ गया। उसके साथ ही उसके इर्द गिर्द जो सारे वेपन घूम रहे थे वो भी एक एक करके अपने नए मालिकों के पास जाने लगे। जैसे कि नी मिंगजे का वो फैन नी हुएसांग के पास चला गया,
जिन गुआंगशा की तलवार जिन जिशुआन के पास चली गई, मैडम यू की सीढ़ियाँ जंगशा के पास। अब बस एक वेन रोहान की फ्लूट ही थी जिसने अभी तक अपना मालिक नहीं चुना था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि वेन रोहान की फ्लूट उसके बेटों के पास क्यों नहीं गई। ये बात कल्टीवेशन वर्ल्ड से छुपी नहीं थी कि वेन रोहान के बच्चे वेन रोहान जितने ताकतवर नहीं हैं। वो बस अय्याशों में पूरा दिन धुत पड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है फ्लूट ने उनको नहीं चुना। पर फिर भी फ्लूट धीरे धीरे वेंचाओ की तरफ बढ़ने लगी तो सभी लोग शांत हो गए। पर फ्लूट वेंचाओ की जगह उसके पीछे खड़े वी वुशियान के पास जाकर रुकी। ये देखकर वेंचाओ जोर से चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत हुआ है। तभी वेन रोहान ने वेंचाओ को चुप करा दिया, ये कहकर कि ये फ्लूट की मर्जी है कि वो किसे अपना मालिक चुनेगी। विंग तो अभी भी शॉक था। उसे पीछे धक्का देकर वेंचाओ अपनी बारी समझकर आगे जो आ चुका था। पर उस फ्लूट ने वेंचाओ की जगह वी वुशियान को चुना था। वुशियान ने अभी भी उसे हाथ नहीं लगाया था और वेंचाओ इधर चुप नहीं बैठ सका। उसने आगे बढ़कर फ्लूट को छूना चाहा पर उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गया। ये देखकर सभी लोग चुप हो गए। तभी महागुरु लैन ने कहा, वी वुशियान, अपने फ्लूट का स्वीकार करो। इसने तुम्हें अपना नया मालिक चुना है। ये सुनकर वेन रोहान ने भी कहा, मेरे ख्याल से तुम वेन क्लान के नए लीडर बनोगे। तभी वेंचाओ फिर से लड़ने के लिए आगे आया और चिल्लाने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। तभी विभूषण ने कहा, प्लीज़ आप दोनों लड़िए मत। अगर इस फ्लूट ने मुझे अपना मालिक चुना है तो मैं इसका स्वीकार ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं वेन क्लान का स्वीकार नहीं कर सकता। उसने वेन रोहान की तरफ देखकर कहा, क्लान लीडर वेन, आपने इस क्लान को बहुत अच्छे से संभाला है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये मान आप ही के पास रहे। वेन रोहान ने कहा, पर मुझे नहीं लगता मेरे जाने के बाद मेरी क्लान सुरक्षित रहेगी। उसे अपने बेटों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो विभूषण ने कहा, अगर आप चाहे तो वेन क्लान की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेने को तैयार हूँ। विभूषण ने उस फ्लूट को हाथ में लेते हुए कहा, मैं विभूषण आज से प्रण लेता हूँ, वेन क्लान की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी मेरे हाथों रहेगी। अगर कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए वेन लोगों को परेशान करता है तो उन्हें सबसे पहले मुझसे सामना करना होगा। ये कहकर विंग ने वो फ्लूट तुरंत अपने कमर पर कस ली। अब सभी लोग अचानक से वापस हॉल में पहुंच गए। महागुरु लान ने लान चेरेन की तरफ देखकर कहा, मैं तुम पर यह जिम्मेदारी सौंपती हूँ कि इन नेस्त्रों की शक्ति से सबको अवगत किया जाए। जी महागुरु, लान चेरेन ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा। महागुरु लान मुस्कुराई और वहाँ से गायब हो गई।